आज का सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में राम का चुनाव जीतना कितना मुश्किल है। ये हम प्रभु श्री राम की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उन राम की बात कर रहे हैं जिन्होंने राम का किरदार निभाया है रामायण टीवी सीरीज में। आप सभी ने देखा होगा अरुण गोविल को ये किरदार निभाते हुए। अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको आज मेरठ का समीकरण समझाने वाली हूँ और ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है इसके पीछे की राजनीति क्या है वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, किन मुद्दों में फंस गई है बीजेपी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप वही जानेंगे कि मेरठ में कैसे फंस गई है बीजेपी। दूसरा, इंटरनेट पर क्यों ट्रोल हुए अरुण गोविल। तीसरा, क्या है मेरठ का चुनावी गणन। चौथा, पश्चिम यूपी में बीजेपी का विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है। और पांचवा, राम का यानी अरुण गोविल का मेरठ से क्या कनेक्शन है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि मेरठ में कैसे फंस गई है बीजेपी और किस आधार पर हम आपको ये कह रहे हैं। तो देखिए, ये जातीय समीकरण में फंस गई है बीजेपी। अब उससे पहले कि आपके मन में ये सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसे कौन से जातीय समीकरण वहां पर बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार मेरठ में जो आबादी है वो किस तरीके से जातीय में डिवाइडेड है। तो देखिए, वहां पर मुस्लिम आबादी है 6 लाख, दलित आबादी है 3 लाख, वैश्य समाज के लोग हैं 2.5 लाख, ब्राह्मण समाज से आते हैं 70,000, जाट, गुर्जर, त्यागी तीनों जितनी भी कास्ट हैं उनके 60-60 हजार लोग हैं, और ठाकुर और सैनी में 50,000 हर एक कम्युनिटी में है, कश्यप में 45,000 और पंजाबी 30,000। यहाँ पर ये इस तरीके से जातीय समीकरण है। ये मैंने आपके सामने आंकड़ा बता दिया है। अब आप देखिए कि जो बीजेपी के अरुण गोविल हैं, यानी जिन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था, वो आते हैं खत्री और पंजाबी कास्ट से। आगे बढ़ूं तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपने 3 प्रत्याशी बदले। पहले उन्होंने भानु प्रताप को टिकट दे दी मेरठ से, फिर जब ये इनकी टिकट काटी तो फिर वापस बदल दिया, अतुल प्रधान को दे दी। फिर पता चला अतुल प्रधान तो जाकर उन्होंने नामांकन कर भी दिया था, लेकिन फिर उनका टिकट काट के तीसरी सुनीता वर्मा को टिकट दे दी गई। अब सुनीता वर्मा यहां से पूर्व मेयर रह चुकी है, और मैं आपको बता दूं ये जो समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा है वो ओबीसी और दलित समुदाय से आती है। 2017 की अगर मैं बात करती हूं तो उस वक्त वो बीएसपी में थी, यानी मायावती की पार्टी में थी, और महापौर के जब चुनाव हुए थे 2017 में तो 2.5 लाख वोटों से इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। तो देखिए, बड़ी बात है। तो समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं ये जो तीसरा अपना जो चक्कर चला है, तीसरा गेम खेला है, वो इसी में खेला है कि क्योंकि आप सभी को पता है इस बार राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ, तो अब बीजेपी तो यही कहेगी कि राम मंदिर के नाम पर वो कह रही है कि मेरठ में प्रभु श्री राम का जिन्होंने किरदार निभाया है यानी अरुण गोविल को, तो उनकी जीत तो डेफिनेटली पक्की है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी ने ये जो खेला किया है कि जिन सुनीता वर्मा ने 2017 में जब वो बीएसपी में थी महापौर के इलेक्शन में 2.5 लाख वोटों से हराया, तो अब इन पे चाल चली है समाजवादी पार्टी ने। अब देखिए, मुस्लिम दलित समीकरण साधने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी तरफ से, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम और दलित वोटर्स कितने हैं, 9 लाख। अभी मैंने आपको आगे आंकड़ा बताया कि सबसे ज्यादा वहां पर वोट हैं मुस्लिम और दलित। तो देखिए, मुस्लिम दलित समीकरण 9 लाख वोट्स को अगर साधने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि 17 में ऐसी ही इसी तरीके से इनकी जीत हुई थी कि उन्होंने पूरा फोकस जो है सुनीता वर्मा ने मुस्लिम और दलित समीकरण पे किया था। आगे बढ़ती हूं, वहां पर जो मायावती की पार्टी है बीएसपी, उन्होंने किसको उतारा है, देवव्रत त्यागी को। अब इनके द्वारा 4 समाज साधे गए हैं। कौन कौन से, मुस्लिम, दलित। आपको पता है मायावती का पूरा फोकस, और वो जानी भी इसलिए जाती हैं, मुस्लिम और दलित। फिर आगे आ जाइए कि अभी इस वक्त आपको पता होगा राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ उतरा हुआ है, उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हो, चाहे वो यूपी हो चाहे वो गुजरात हो। और मुद्दा शुरू हुआ था कहां से, जब पुरुषोत्तम रुपाला जो कि गुजरात के मंत्री हैं, उन्होंने राजपूतों के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी थी, तो उससे इस वक्त पूरा राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ है। तो ये जो समाजवादी पार्टी और जो बीएसपी है, ये लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस पूरे टेंशन को वोट में कन्वर्ट करके बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। तो देखिए, मुस्लिम, दलित, राजपूत, त्यागी, तो बीएसपी ने भी ये 4 समीकरण साध दिए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 1952 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरठ में अभी तक कोई भी, मतलब इस बार जो 2024 का चुनाव होना है, मुस्लिम प्रत्याशी है ही नहीं 3 बड़ी पार्टियों की तरफ से, बीएसपी, एसपी और बीजेपी, और जबकि सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की। अब देखिए, 3 बार के सांसद, बीजेपी ने दूसरी क्या बात की और क्यों इतना विरोध हो रहा है कि वहां के जो मेरठ के 3 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार से लगातार जीत रहे थे, कौन, राजेंद्र अग्रवाल,
उनका टिकट काट के अरुण गोविल को दे दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि कुछ समाज जो है, जैसे अंदर खाने में भी प्रॉब्लम चल रही है कि जो अंदर खाने वाले जो वैश्य समाज है, राजपूत समाज है, त्यागी, ये सब भी विरोध कर रहे हैं कि हम सबका इधर इतना स्कोप था, आपने हमको टिकट नहीं दिया, और जो राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया है। तो जो इनके समर्थक हैं वो भी बीजेपी से नाराज हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आखिरकार इंटरनेट पर हाल ही में क्यों ट्रोल हुए अरुण गोविल। तो देखिए, उनके जो 3 बयान मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। तो एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास पहुंचे, वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो जब न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप मुद्दों के बारे में, मेरठ के मुद्दे, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से, तो उनके मुद्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचना है, तो उन्होंने ये कह दिया कि मुद्दों के बारे में अभी मैंने सोचना शुरू नहीं किया है। चुनाव प्रचार चल रहा है और वो कह रहे हैं कि मुद्दों के बारे में अभी मैंने सोचना नहीं किया और मुझे नहीं पता है, पहले चुनाव हो जाए और फिर उसके बाद सोचेंगे, सबके साथ बैठकर परेशानी सुनेंगे और फिर स्ट्रेटेजी वाइज हम डिसाइड करेंगे कि मुद्दे क्या हैं और फिर उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही इनके ये 3 बयान आए तो पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा लोगों ने कहा कि होमवर्क कर लेते कि जितना आपने, अब देखिए, क्योंकि उनकी जो छवि है वो प्रभु श्री राम के बराबर है, तो अभी तक ऐसा कोई कमेंट कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सब उनको प्रभु श्री राम से जोड़कर देखते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट भी है काफी ज्यादा समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है और अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो देखिए, विरोधी जो हैं, जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, वो तो प्रत्याशी का विरोध करेंगे ही। तो ये जो सारे विपक्षी लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि आप होमवर्क कर लेते, आपको मुद्दों के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, इधर एक और समस्या है। मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ तो है अरुण गोविल की राम की छवि, उनको लोग पूजते हैं। आपने ऐसे विजुअल्स देखे होंगे क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम का रोल निभाया है। हमें भी याद है, आपको भी याद है, कैसे हम ना धो के टीवी के आगे बैठ जाते थे कि रामायण शुरू होने वाली है। और आपने ये भी विजुअल्स देखे होंगे कि कैसे उनके चरणों में गिर जाते हैं लोग, जैसे ही उनके सामने साक्षात्कार होते हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो अभी हाल ही में जब उनका भाषण था तो यह हुआ कि उनको मंच पे बुलाया गया। अब वो चुनावी रैली थी क्योंकि अब तो वो प्रत्याशी हैं, तो जब उनको बुलाया गया तो वो इसी तरीके से बुलाया गया कि अब अरुण गोविल आके, यानी प्रभु श्री राम आके आप सबको आशीर्वाद देंगे। तो जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने आकर यही कहा कि सबसे अपील की, देखिए आप सब लोग वोट दीजिएगा। उन्होंने किसी पर भी प्रहार नहीं किया। चुनावी रैली में अक्सर क्या होता है, जो प्रत्याशी होता है वो विपक्षी नेताओं पर तंज कसता है, हमले करता है और अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनको बुलाया ऐसे गया कि अब वो आके आपको आशीर्वाद देंगे। सबने अपने हाथ जोड़े। उन्होंने भी कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि आप सब 100% वोट दीजिए। तो देखिए, ये जो एक तरफ राम की छवि है, एक तरफ राजनीतिक भाषण है, तो ये कहीं ना कहीं मेल जोल जो है इसका नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी मुद्दा है कि वो जितने भी चुनावी रैली में जाते, पहले तो वो कम बोलते थे, लेकिन अब अगर उन्होंने भाषण देना शुरू भी किया है तो उसमें कहीं वो उनके बाण जो है, तीखे बाण, वो नहीं देखने को मिलते हैं। तो एक ये भी मुद्दा है सामने। अच्छा, अगली बात यह है कि उनको एक नोटिस भी आ गया, वो फंस भी गए। कैसे कि क्योंकि वो जहां पे भी जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनको प्रभु श्री राम से जोड़कर देखते हैं, तो वो हर जगह जाके प्रभु श्री राम की तस्वीर या फिर प्रभु श्री राम का गमछा या जितनी भी सारी चीजें होती हैं। तो फिर क्या हुआ कि धार्मिक चिन्ह का चुनावी रैली में इस्तेमाल करने पर ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के खिलाफ है। तो रैली के बाद जो मेरठ के डीएम हैं, उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया कि आप धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 123 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के खिलाफ है। तो डीएम की तरफ से उनके पास नोटिस आ गया। अच्छा, एक और नोटिस आ गया उनके पास, चुनाव खर्च बताने पर वो नहीं पहुंचे। यानी जो आखिरी डेट होती है जब आपको बताना होता है कि आपके चुनावी खर्चे का ब्यौरा क्या है और उसकी एक डेडलाइन होती है, लेकिन उसको बताने के लिए ना वो खुद आए और ना ही उनकी तरफ से कोई आया, तो उनको दूसरा नोटिस भी आ गया। तो ये सारी चीजें अभी तक वहां पर हो चुकी हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए कि आखिरकार मेरठ का चुनावी गणित क्या है। अभी तो आपने ये देख लिया कि कैसे अरुण गोविल के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, जो पिछले लोकसभा चुनाव थे यानी 2019 में बीजेपी बस 5000 वोट से जीती थी। तो देखिए, जो अंतर है ना वो बहुत ही कम है। और जैसा कि आपको पता है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अभी पूरे आक्रामक रूप में है। अभी तो वहां पर इंडिया का गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एकदम हंसते खेलते हो गया है। तो अब ये लोग बहुत ही अटैकिंग मोड में हैं। तो ये 5000 का अंतर
इंडिया, मायावती, इनके लिए कितना भारी है कितना कम है, ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। अब आगे मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल हैं 3 बारी से जीतते आ रहे हैं, 2009, 2014, 2019 इनका टिकट अभी कट चुका है और इस वक्त प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। 2004 की बात कर लीजिए, बीएसपी के मोहम्मद शाहिद जीते थे चुनाव 2004 में, और एसपी की बात करूं यानी समाजवादी पार्टी की, तो इस सीट पे वो अभी तक नहीं जीती है। तो आप देख रहे हैं कि 2004 में भी एक मुस्लिम प्रत्याशी जीतता है और एसपी अभी तो जीती तो नहीं है, लेकिन अगर मैं 2014 और 2009 की बात करूं तो जो एसपी के प्रत्याशी थे शाहिद मंजूर, उनको बढ़त मिली थी। तो क्योंकि आप इधर मुस्लिम समीकरण देख पा रहे होंगे क्योंकि वहां पर आबादी ही ज्यादा है, लेकिन 2024 का मामला देखिए कि कैसे यहां पर अभी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है और पूरा जो ये राजनीतिक खेल है, ये जो बीएसपी, एसपी, बीजेपी गणित बिठाने की कोशिश कर रही है, अभी किसके फेवर में पलटेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। चौथा सवाल आ जाते हैं कि आखिरकार पश्चिम यूपी में बीजेपी का विरोध कौन और क्यों हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से समाज हैं जो इस वक्त बीजेपी का विरोध कर रहे हैं पश्चिम यूपी यानी वेस्टर्न यूपी में। राजपूत समाज, त्यागी समाज, सैनी, ये सब विरोध में उतरे हुए हैं। गाजियाबाद की अगर मैं बात करती हूं तो क्योंकि जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया है और उनकी जगह पर अतुल कुमार गर्ग को ये टिकट मिला है, तो राजपूत समाज इस चीज से नाराज हो गया है। 7 अप्रैल को राजपूतों का सहारनपुर में विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने एक महापंचायत आयोजित की थी बीजेपी के खिलाफ, यानी योगी के गढ़ में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, महापंचायत हुई थी 7 अप्रैल को। और जो ये त्यागी और सैनी समाज है, इन लोगों ने भी विरोध में पंचायत की थी। अब देखिए सहारनपुर की बात ले लीजिए, माजिद अली कहां से हैं? बीएसपी के प्रत्याशी हैं। इमरान मसूद इंडिया गठबंधन के यानी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन वहां पर आपको पता है तो अखिलेश और राहुल की तरफ से उतरे हुए हैं इमरान मसूद। बीएसपी यानी बहन जी की तरफ से उतरे हुए हैं माजिद अली और बीजेपी ने उतार दिया है राघव लखनपाल को। मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए कि संजीव बालियान का बीजेपी में विरोध हो रहा है और बाहरी तो छोड़ दीजिए, अंदर खानों में ही हो रहा है। त्यागी, राजपूत, सैनी, कश्यप अंदर ही नाराज चल रहे हैं कि संजीव बालियान को क्यों टिकट मिल गया है। तो देखिए फिर से देख लीजिए सारा समाज विरोध में उतर आया है। कैराना की बात कर लीजिए, जो कैराना लोकसभा सीट है उसमें प्रदीप चौधरी बीजेपी गुर्जर समुदाय से हैं, लेकिन ये जो सैनी, कश्यप, जाट, राजपूत वो लोग कह रहे हैं कि जब हमारा इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है तो आखिरकार प्रदीप चौधरी को टिकट क्यों दिया गया, क्योंकि वो गुर्जर समुदाय से आते हैं तो हम लोगों का क्या। मेरठ की बात अभी आपको मैंने बताई दी है कि अरुण गोविल क्योंकि खत्री और पंजाबी समुदाय से आते हैं तो वहां पर जो दूसरे समाज के लोग हैं वो वहां पर बीजेपी से नाराज हैं। 5वां पॉइंट आप ये देख लीजिए कि राम का यानी अरुण गोविल का मेरठ से क्या कनेक्शन है। तो देखिए मेरठ में अरुण गोविल का जन्म हुआ है, जीवन के पहले 17 साल उन्होंने मेरठ में गुजारे हैं। 1966 में 10वीं की है वहां से, 1968 में 12वीं की है सहारनपुर से, 1972 में आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी की है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी एकदम साफ सुथरी छवि है और मैं ये कहूं कि लोग तो उनको भगवान की तरह पूछते हैं। एक भी मुकदमा नहीं है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। उनकी संपत्ति की बात करती हूं तो कुल संपत्ति है 5.67 करोड़ और अगर उनकी पत्नी की संपत्ति की बात करते हैं तो 2.80 करोड़। अब देखिए इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारी टीवी सीरीज में, आप क्योंकि उनको रामायण के तौर पर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मूवी आई थी पहेली, उसमें उन्होंने काम किया, विक्रम बेताल में उन्होंने काम किया और अभी हाल ही में 2024 में आर्टिकल 370 जो मूवी आई है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल किया है। तो देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो बाहरी हैं, लेकिन वो इनका जो मेरठ है वो गृह राज्य है और इस बार बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अरुण गोविल इस साल से अच्छा कौन सा साल हो सकता है, क्योंकि 2024 में ही प्रभु श्री राम यानी राम लला पधारे हैं। आपने सबने देखा होगा, इनॉग्रेशन हुआ है और इसी साल मेरठ से जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात का कि अच्छे मार्जिन से, चाहे जितने भी जातीय समीकरण हो, अच्छे मार्जिन से मेरठ में हम लोग जीतने वाले हैं। हम देखिए क्या होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।